हेलो एवरीवन, दिस इज़ तमन्ना धीर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ऑफ जियोग्राफी एंड चैप्टर का नेम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन की। Production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable or finished products is called manufacturing। जब किसी भी गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है, किससे? रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, कन्वर्ट करके विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड मशीनरीज। और जब उन रॉ मटेरियल से एक वैल्यूएबल, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और ये जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, ये कहाँ एग्जीक्यूट होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। तो ये बात थी इनकी डेफिनेशन की, मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन की। फॉर एग्जाम्पल, पेपर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, शुगर फ्रॉम शुगर केन एट्सेट्रा। जैसे कि इंडिया जो है, इंडिया में काफ़ी प्रोडक्ट्स जो हैं मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, कन्वर्ट किए जाते हैं, जिसके एग्जांपल्स आपको यहाँ पे गिवन है। अब इससे पहले की क्लासेस में आपने 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की। अब जो लोग सेकेंडरी सेक्टर में क्या हैं, एम्प्लॉयड हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं उन प्राइमरी मटेरियल्स, उन रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करने का, किस में? फिनिश्ड गुड्स में। यानी कि ये जो लोग हैं, ये जो लोग एम्प्लॉयड हैं सेकेंडरी सेक्टर्स में, ये एक प्रोसेस का पार्ट है, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ भी आपको एग्जाम्पल गिवन है, द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार ब्रूअरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकर्स एट्सेट्रा। और ये सारे जो हैं किस कैटेगरी में आते हैं? इनटू सेकेंडरी एक्टिविटी। अब ये जो सारे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये एम्प्लॉयमेंट के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ये बात थी मैन्युफैक्चरिंग की। इन प्रोडक्ट्स को जो है कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ टर्शरी सेक्टर। यानी कि जो लोग जो हैं टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, वो क्या करते हैं? वो इन गुड्स एंड सर्विसेज को इन अपनी सर्विसेज के द्वारा जो है लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है विद द डेवलपमेंट रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इसको हम आगे जो है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। हमारा अगला टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो हमारे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, उसको एक कंट्री का बैकबोन जो है कंसीडर किया जाता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कंट्री की, वो डिपेंड करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पर। टॉकिंग अबाउट सम फर्दर पॉइंट्स, पहला पॉइंट जो है वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agriculture income। अगर हम बात करें इंडिया जैसी कंट्री की, तो इंडिया में क्या है, 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया की, वो इन्वॉल्व है, एंगेज है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, जॉब प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि उनकी जो डिपेंडेंस है, वो जो 60% का रेशियो है एग्रीकल्चर इनकम पे डिपेंडेंट, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ये लोगों को सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये पॉइंट क्या बना? दैट रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की हम बात करेंगे, तो हमारा सेकेंड पॉइंट जो है, दैट इज़ अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ अ प्री कंडीशन ऑफ इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। जैसे कि हमें पता है कि हमारी कंट्री में क्या है, 2 सोशल इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, बहुत मेजर जो हैं इश्यूज़ हैं। अब ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को काम मिल रहा है, और उस काम के बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, वेजेस मिल रही हैं, सैलरीज मिल रही हैं। जिससे क्या हो रहा है? जिससे कि कहीं ना कहीं इरेडिकेशन हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसे कॉजेज़ का, इश्यूज़ का। और ये जो है, ये स्पेशली जो है कहाँ हो रहा है? ट्राइबल और
बैकवर्ड एरियाज़ में। अब जैसे कि जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज़ को ओवरकम कर रही हैं बाय सेटिंग अप, बाय डेवलपमेंट और क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज़। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज। अब हमारे जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो अब इन गुड्स को मैन्युफैक्चर करके और उन्हें एक्सपोर्ट करके कंट्री क्या कर रही है, कंट्री अर्न कर रही है फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी कि कंट्री को क्या है, बहुत ज़्यादा नीड है और ये नेशनल इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ ही हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है, हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो भी क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है ओवरऑल द वर्ल्ड। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। हमारा फोर्थ पॉइंट है नेशनल प्रॉस्पेरिटी का। नेशनल प्रॉस्पेरिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं उन कंट्रीज़ की जो कि अपने रॉ मटेरियल्स को क्या करते हैं, फिनिश गुड्स में एक्सचेंज करते हैं। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो कंट्रीज़ अपने रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड्स, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं, उन कंट्रीज़ में ज़्यादा चांसेस होते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ हु डू नॉट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉस्पेरिटी का पॉइंट है ये हम रिलेट कर सकते हैं डेवलपमेंट के साथ, कि जो कंट्रीज़ जो हैं अपने रॉ मटेरियल को एक अच्छी वाइड वैरायटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनके चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ज़्यादा होते हैं। इंडिया का एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है कि इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है, इंडिया की जो डेवलपमेंट है वो किस में डिपेंड कर रही है, वो कर रही है डिपेंड इंक्रीजिंग और डाइवर्सिफाइंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। जैसे कि हमें पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है इंडिया ने अपने आप को क्या किया है, काफ़ी डेवलप किया है और यही रीज़न है कि इंडिया जो है इस टाइम पे काफ़ी अच्छा अपने आप से ग्रो कर रहा है और इसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी क्या है, काफ़ी अच्छी है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये क्या है, दे मूव हैंड इन हैंड। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दे मूव हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड से मतलब है हमारा कि ये क्या है, ये आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। कैसे, इसकी हम बात करेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, वो भी काफ़ी डेवलप्ड हुआ है। अगर हम बात करें हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज की, तो अब क्या है, एग्रीकल्चर में बहुत ही मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न मशीनरी टूल्स का यूज़ होता है। अब ये जो मशीनरी है, ये जो टूल्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल भी गिवन है, इरिगेशन पम्प्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप्स एट्सेट्रा, ये सब कहाँ मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ये सब प्रोड्यूस किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। तो कहीं ना कहीं ये जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ये क्या कर रही हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बूस्ट दे रही हैं, एक बढ़ावा रेज कर रही हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को रेज करके। अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको क्या हो रहा है, उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है, जैसे कि डेवलपमेंट और कम्पिटिटिवनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की, वो कहीं ना कहीं फार्मर्स को, एग्रीकल्चरिस्ट को असिस्ट कर रही है, हेल्प कर रही है उनकी प्रोडक्शन जो है रेज़ करने में। साथ ही साथ उन्होंने उनके प्रोडक्शन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और ईजी भी बना दिया है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम। जो हम पुरानी बात करते हैं उससे जो है आज हमारा एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। आज हम बात करें अगर ग्लोबलाइजेशन, जिसके बारे में आपने अपने पहले भी पढ़ा है पिछली क्लासेस में, तो हमारी इंडस्ट्री को क्या ज़रूरत है, हमारी इंडस्ट्री जो है उसे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव होने की ज़रूरत है। यानी कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने का काम ना करें फिनिश गुड्स में, बल्कि हमारे जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं उसमें क्या हो, उसमें क्वालिटी भी हो, ताकि जो हमने पॉइंट पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज का, ताकि हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है वो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर सके, स्टेबल कर सके। तभी जो है ये पॉसिबल होगा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो इंडियन ब्रांड है, वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर पाएगा, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ही ये चीज़ पॉसिबल है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव कर सके। मूविंग ऑन टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, हमारी नेशनल इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी बात करेंगे। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो
हमारी नेशनल इकोनॉमी में लगभग 17% जो है कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। अब एक्चुअली ये है 27%, लेकिन ये 27% में से कुछ इंडस्ट्रीज़ जिनका रेशियो 10% है वो इंडस्ट्रीज़ हैं माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका रेशियो है 17%। अब अगर बात की जाए, अभी हमने बात की थी कंपटीशन की इंटरनेशनल लेवल पे, तो अगर हम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ यानी कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनके साथ कंपेयर करें तो उनका जो जीडीपी रेट है वो क्या है, लगभग 25 to 35%, यानी कि उनका जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ग्रोथ रेट जो है डेवलप नहीं हुआ, बिल्कुल इंडिया ने अपना जो ग्रोथ रेट है डेवलप किया है, अपने आप को एडवांस्ड किया है, और उम्मीद है कि इंडिया आने वाले टाइम में जो है जो उनके टारगेट्स हैं उनको अचीव करेगा। इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल यानी कि NMCC जो है इसका सेटअप किया गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसका ऑब्जेक्टिव है जो ट्रेंड है ग्रोथ रेट का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का उसको अचीव करना अपनी प्रॉपर पॉलिसीज़ के साथ जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो, और उस इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए ताकि जो इंटरनेशनल हमारा कंपटीशन है उसमें हम सर्वाइव कर सकें। Moving on to a very important point, that is industrial location. The location and setup of an industry is very much important and it is also dependent or influenced by lots of factors. अब ये factors कौन कौन से हैं जो एक इंडस्ट्री के लोकेशन और सेटअप को अफेक्ट करते हैं, जिस पे वो डिपेंड करता है, उनकी हम बात करेंगे। सो यहाँ पर जो हमारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्रीज़ को, वो हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट। इन सारे फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी जो है वो एक इंडस्ट्री की लोकेशन को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, इंडस्ट्री की लोकेशन उस पर डिपेंड करती है। और इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं आपको एक ही जगह पर क्या मिले, अवेलेबल मिले। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, प्लेसेस टू प्लेसेस वेरिएट करती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं, और एक लोकेशन जो है इंडस्ट्रीज़ की वो क्या मानी जाती है, वो तभी सूटेबल मानी जाती है जब उसे जो है बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट प्लेस मिलता है अपनी लोकेशन के लिए, जहाँ पर जो भी इंडस्ट्रियल लोकेशन के फैक्टर्स हैं वो क्या हो, या तो अवेलेबल हो या फिर उन्हें एक लोअर कॉस्ट पर, कम कॉस्ट पर अरेंज किया जा सके। उसके बाद ही एक फैक्ट्री सेटअप जो है करने का डिसीज़न लिया जाता है। एक बारी जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो उसको क्या होता है, उसको अर्बनाइजेशन जो है फॉलो करता है। इंडस्ट्रीज़ जो हैं जैसे कि कभी कभार क्या होते हैं कि सिटीज़ में या नियर बाय सिटीज़ जो है लोकेटेड होते हैं, तो जैसे हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर मूव्स हैंड इन हैंड, सिमिलरली इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑल्सो गो हैंड इन हैंड। यानी कि सिटीज़ जो हैं वो क्या कर रही हैं, मार्केट प्रोवाइड कर रही हैं इंडस्ट्रीज़ को, और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, यानी कि जो हमने टर्शरी सेक्टर की बात की थी, वो भी क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ को सिटीज़ से अवेलेबल होता है अपनी असिस्टेंस के लिए। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, इन एडवांटेजेस का बेनिफिट लेती हैं जो कि किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, अर्बन सेंटर्स का, और इसको क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़। मूविंग ऑन, अगर हम बात करें हमारे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की, तो मोस्ट ऑफ क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ थी वो कैसे लोकेटेड थी, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ द ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को लोकेट कर रखा था ओवरसीज़ ट्रेड के व्यू पॉइंट से। अब उनकी जो इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड थी ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, वो लोकेटेड थे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एट्सेट्रा, जहाँ पर सी पोर्ट्स जो हैं अवेलेबल थे। सो इसी तरह जो एक इंडस्ट्री की लोकेशन होती है वो वेरिएट करती है एज पर द रिक्वायरमेंट। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रीज़ को जो है किस किस बेस पर क्लासीफाई किया जा सकता है। सो हमारे यहाँ पे जो बेसिस हैं वो मैं आपको बताऊँगी। पहला हमारा बेस है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड। अब रॉ मटेरियल जो है कहाँ से अरेंज होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, इसके बेस पे इंडस्ट्री को जो है डिवाइड किया गया है दो
सोर्सेज में, दो पार्ट्स में। पहला है एग्रो बेस्ड एंड सेकंड इज़ मिनरल बेस्ड। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है उसे रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। सो उसके एग्जांपल है कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर एट्सेट्रा। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो कि क्या करती हैं, मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। उनके एग्जांपल हैं आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स एट्सेट्रा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। तो यहाँ पे हमारी जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल वो है बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ की हम पहले बात करेंगे। ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती हैं एज रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। यानी कि इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, इनके जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं दूसरे गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल है आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग एट्सेट्रा। यही कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूम किए जा सकें बाय द कंज्यूमर्स। तो ये रेडी टू हैंड जो हैं गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल शुगर, टूथपेस्ट, पेपर स्विंग मशीन्स, फैंस एट्सेट्रा, कंज्यूमर गुड्स बेसिकली। हमारा थर्ड बेस है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम बात करेंगे स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की। कैपिटल क्या होती है, जो पैसा जो है निवेश किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है एक बिजनेस को, एक इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में। सो पॉइंट क्लियर है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या है, पैसा जो है क्या होता है, कम यूज़ होता है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो है पैसा ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जब हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट चेंज हो चुकी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया है अप टू ₹1 करोड़। तो 1 करोड़ तक की लागत की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आती हैं स्मॉल स्केल में, और इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जो इंडस्ट्रीज़ हैं दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्केल। मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक सेक्टर ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिन्हें क्या करती हैं, गवर्नमेंट जो है चलाती हैं, ओन करती हैं, ऑपरेट करती हैं। फॉर एग्जांपल भेल, सेल एट्सेट्रा। प्राइवेट सेक्टर जहाँ पर जो ऑनर है, यानी कि जो ओन कर रहे हैं उन इंडस्ट्रीज़ के मालिक जो हैं वो कौन है, या तो इंडिविजुअल हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, पार्टनर्स हैं। और ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट में जिसका कोई भी ऑनरशिप में रोल नहीं होता, वो पब्लिक सेक्टर है। एग्जाम्पल है टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर एट्सेट्रा। मूविंग ऑन, थर्ड इज़ जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मर्ज कर दिया जाता है। गवर्नमेंट और एक प्राइवेट इंडिविजुअल जो है या फिर पार्टनर्स जो हैं वो मिलकर एक इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं और उसको क्या करते हैं, रन करते हैं फिनिश गुड्स बनाने के लिए। यहाँ पे जो है प्रोपोर्शन जो है प्रॉफिट का वो भी अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड पॉलिसीज़ डिसाइड होता है। एग्जाम्पल है ऑयल इंडिया, दैट इज़ जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मूविंग ऑन, दैट इज़ आ कोऑपरेटिव सेक्टर्स। कोऑपरेटिव सेक्टर्स जो हैं उन्हें कौन ओन करता है, उन्हें ओन करते हैं या तो प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, किसके, रॉ मटेरियल्स के, वर्कर्स, या फिर ये सब। तो कोऑपरेटिव सेक्टर जो है जैसे कि नाम से ही क्लियर है, विद द कोऑपरेशन ऑफ ऑल दीज पीपल्स। तो या तो उसे रन करते हैं प्रोड्यूसर्स और रॉ मटेरियल के जो सप्लायर्स हैं वो, या वर्कर्स, यार ये सब मिलकर। ये अपने क्या करते हैं, ये अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज और सारे रिसोर्सेज को पूल करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में, और प्रॉफिट और लॉसेस जो हैं वो भी प्रोपोर्शनेटली अकॉर्डिंग टू द रेशियो आपस में डिवाइड करते हैं। और इनके एग्जांपल्स जो हैं वो है शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, द कार इंडस्ट्री इन केरला। लास्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। तो इसके बेस पे हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं हैवी एंड लाइट इंडस्ट्रीज़। हैवी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनमें हम बात कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स की जिनके जो वेट है रॉ मटेरियल का वो क्या है, वो
हैवी होता है, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील। और लाइट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ऐसे रॉ मटेरियल्स को यूज़ करती हैं जिनका कि वेट क्या होता है, बहुत ही लाइट होता है। सो दीज इंडस्ट्रीज़ विच प्रोड्यूस लाइट गुड्स आर इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अब इसको इन्हीं जो इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स हैं इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। हम इसमें डिस्कस करेंगे हमारा सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स का पॉइंट, यानी कि एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को डिटेल में। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपको ये वीडियो जो है क्लियर हुई होगी। थैंक यू एवरीवन।